हमारे साथ मुंबई से युग मोहित चौधरी हैं। युग, 10 मिनट का वक्त है, 2 सेगमेंट है। मेरा पहला सवाल यही है कि एनकाउंटर पे ये जो सवाल उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि क्या सवाल उठाना मुसलमानों की पैरवी करना है, क्या आप 1-2 उदाहरणों से बता सकते हैं कि दूसरे समुदाय के लोग भी किस तरह से पुलिसिया एनकाउंटर के शिकार होते रहे और एनकाउंटर पे सवाल उठाना जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी चीज की पैरवी करना है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की पैरवी करना है। कई सालों से हम ये इनकाउंटर्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मगर ये पहली बार है कि सरकार ने अपनी तरफ से जो जवाब दिया है, कहा है कि हम धर्म के नाम पे आवाज उठा रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ। कोई उदाहरण देकर बता सकते हैं ताकि दर्शकों को भी पता चले कि अन्य मामलों में भी पुलिस ने एनकाउंटर में इस तरह की कार्रवाइयां की हैं जो बाद में गलत साबित हुए और सजा हुई है पुलिस वालों को ही? 2013 में बंबई की अदालत ने 11 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा दी थी लखन भैया एनकाउंटर में। उसके बाद बंबई में एक भी इनकाउंटर नहीं हुआ, हालांकि बंबई और महाराष्ट्र इंडिया का इनकाउंटर कैपिटल था। ये कैसे हो सकता है कि इनकाउंटर बंद हो गए? अगर ये हकीकत में वाकई जेन्युइन इनकाउंटर होते तो किसी को सजा लगने के कारण इनकाउंटर बंद कैसे हुए? और इनकाउंटर सिर्फ हिंदुओं मुसलमानों का नहीं हो रहा है, हिंदुओं के हुए हैं, सिखों के हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में लोगों के हुए हैं, तमिलनाडु में इनकाउंटर्स हुए हैं। इनकाउंटर और धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। पर कई लोग इस मामले में, भोपाल के मामले में, यह समझ रहे हैं कि मैं थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के संबंध में भी जानना चाहता हूं कि ये जो भागे आरोपी सिमी के कार्यकर्ता, इन्होंने एक सिपाही की, रमाशंकर यादव की हत्या की, तो आप अगर उनकी बात कर रहे हैं तो रमाशंकर यादव की हत्या के सवाल को आप नजरअंदाज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं कि कानून को ये फैसला करना चाहिए कि दोषी कौन है, और यदि ये लोग दोषी हैं तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। ये सरकार और थानेदार ये फैसला नहीं कर सकता है। आप सोचिए, आपको हम सबका क्या होगा यदि ये पावर थानेदार को दिया जाए कि किसकी हत्या करना चाहिए, किसको दोषी ठहराना चाहिए। ये थानेदार की ये जिम्मेदारी नहीं है। ये क्या कई बार पुलिस ये कहती है कि भागने वाले खतरनाक किस्म के आरोपी हैं, आतंक का मामला है और बड़ा घटना कर सकते हैं, बड़ी वारदात कर सकते हैं, तो इनके साथ यही बर्ताव होना चाहिए। पर ऐसे मामले जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि अदालत ने किस तरह के गाइडलाइंस इस पर व्यक्त किए हैं? क्योंकि हर बार ये बात कही जाती है कि पुलिस क्या करे, उसे अपनी ड्यूटी तो निभानी है, उस पर कोई हमला करेगा तो वो कार्रवाई तो करेगी ही करेगी। मगर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? किसी निहत्थे पे गोली चला सकते हैं इस तरह से? आपने वीडियो देखा होगा रवीश जी, वीडियो में साफ दिखता है कि ये लोग निहत्थे थे और बल्कि घायल थे, उनपे भी गोली चलाई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बिल्कुल खिलाफ है ये। पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है इस मामले में? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार किया है कि पुलिस या सुरक्षा कर्मी जब ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में सामने होते हैं तो उनके पास कई बार एनकाउंटर के अलावा कोई चारा नहीं होता है? इनकाउंटर तभी हो सकता है जब उनकी जान खतरे में हो, गोली चलाने वाले की, पुलिस वाले की जान खतरे में हो, तभी वो गोली अपने बचाव के लिए चला सकते हैं। जी, पर ये और तब भी जब गोली चलाए तो वो उनको ये देखना चाहिए कि ये घायल करने के लिए गोली चलाई जाती है, किसी को जान से मारने के लिए गोली नहीं चलाई जाती। पर ये अभी मणिपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संतोष हेगड़े के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने 6 ऐसे ही एनकाउंटर के मामलों की जांच की। 6 के 6 फर्जी निकले और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 साल में मणिपुर में 1528 फर्जी एनकाउंटर में जो 1528 लोग मारे गए हैं उनकी जांच के आदेश दे दिए। ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं कि हद से ज्यादा सोशल मीडिया पर इसकी आड़ में लोगों को गालियां दी जा रही हैं और ये इस तरह से बदनाम किया जा रहा है, बहुत गंदी गंदी बातें कही जा रही हैं। पर क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर आपके ध्यान में हो, जब पीलीभीत में
उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत इलाका है वहां पे 10 सिखों को आतंकवादी बताकर मारा गया। और 84 का दौर, मतलब अब तो यही हाल फिलहाल यही दिन है जब 84 के में जब सिखों के साथ नरसंहार हुआ था, दंगा नहीं नरसंहार हुआ था और एक तरफा उन्हें मारा गया था। तो वही आतंकवाद का माहौल था और हर सिख को एक तरह से संदिग्ध निगाह से लोग देख रहे थे। लोग मतलब वो लोग जो भीड़ बनते हैं और देखने में दिलचस्पी होती है। पर जैसा मैं पढ़ रहा था कि उसमें 47 पुलिस कर्मियों को उन्हें सजा मिलती है कि इन्हें गलत तरीके से आतंकवादी बताकर मारा गया है। रवि जी, जो आप कह रहे हैं ये पीलीभीत या पंजाब में अकेला नहीं हो, सब यूनिक नहीं है। जैसे आदिवासियों को जब मारा जाता है उनकी जमीन छीनने के लिए तो उनको नक्सलवादी कहलाया जाता है। किसी को मारना और फिर उसकी मृत्यु के बाद कि उसको आतंकवादी या टेररिस्ट या नक्सलवादी कहना बहुत आसान है। ये हर जगह हो रहा है, मगर इसका कोई सबूत नहीं निकलता है कभी। 2010 में भी सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ही है, जिसमें कुछ छात्रों को, एक छात्र को नक्सल बताकर मार दिया गया। तो उसमें कई पुलिस वालों को सजा हुई थी। और अभी एक रिहाई मंच है, उसने ये जानकारी दी है कि निचली अदालत के स्तर पर 117 लोगों को जिन्हें आतंक के अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें बरी किया गया है निचली अदालत में। अभी ऊपरी अदालत में ये एक मामला चल रहा है। पर मैं युग अपने दर्शकों के लिए एक तर्क देना, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था मणिपुर के मामले में, तो उन्होंने कहा था कि अगर सुरक्षा बलों के जवान को इसलिए तैनात किया जाता है या नौकरी दी जाती है कि वो अपने ही नागरिकों को सिर्फ, यहां सुरक्षा बल यहां सेना से संबंधित है क्योंकि आफ्सपा जो है वो सेना से संबंधित है, अगर सुरक्षा बलों के जवान को इसलिए तैनात किया जाता है या नौकरी दी जाती है कि वो अपने ही नागरिकों को सिर्फ शक या आरोप के आधार पर दुश्मन मानकर उनकी हत्या करने लगे, तो ये न सिर्फ कानून के राज के लिए बल्कि हमारे लोकतंत्र के लिए भी गंभीर खतरे की बात होगी। पर युग में आपसे जानना चाहता हूं कि सामान्य दर्शक, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कब तक इन लोगों को, जो आतंक के आरोपी हैं, इनको बैठ के जेल में इस तरह से आते हैं कि खिदमत की जाती है, बिरयानी खिलाई जाती है। हालांकि बिरयानी खिलाने वाले जिस वकील ने बात की थी उसी ने प्राइम टाइम में कहा था कि हमने ऐसी कोई बात नहीं कही थी और हमने मीडिया का ध्यान बटाने के लिए कहा था। लेकिन यह बात चिपक गई कि आतंकवादी को बिरयानी खिलाई जाती है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि ऐसे दर्शकों के सवाल को सम्मान से देखा जाना चाहिए कि वो ये कहते हैं कि एक सिपाही को मारकर भागा है और इनके साथ यही सलूक होना चाहिए, क्यों इनके साथ नरमी होनी चाहिए? आपने कसब का मुद्दा उठाया। अब सोचिए, अगर कसब को उसी टाइम पे गोली मार के खत्म कर दिया जाता, हमें फायदा होता है, नुकसान होता? कसब को जिंदा रख के उसकी एक ट्रायल हुई थी। उस ट्रायल में कई मुद्दों का खुलासा हुआ। अगर कसब नहीं जिंदा रहता तो ये ट्रायल नहीं होती। और हमने ये सब जो सबूत इकट्ठा किया ट्रायल में, वो सब कभी बाहर नहीं आता। कि हमें ये जो गोली चलती है, लोग जान से मारते हैं फेक एनकाउंटर्स में, ये कई बार सबूत को छुपाने के लिए किया जाता है, सबूत को बाहर लाने के लिए नहीं किया जाता। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और बात करेंगे।